वक्फ की प्रॉपर्टी को हम मॉडलाइज करके उसका स्टेटस को चेंज करेंगे, उसकी आर्थिक उन्नति करेंगे, उस आर्थिक उन्नति से उस जाति विशेष को फायदा होगा। ऐसा नहीं कहा था कि उस जाति को हम ले लेंगे और हम करेंगे। अभी कह रहा है कि आपका एग्जिस्टेंस कह रही है वक्फ बोर्ड की जमीन हम 1 इंच नहीं लेंगे। नहीं, आप पढ़िए उसको 19 नंबर में। आपको कहता है सर डीएम मालिक हो गया। अरे उसको पढ़िए। पहले भी तो कमिश्नर मालिक था। नहीं, मालिक था, लेकिन वो देख रेख का मालिक था। पूरा वो फैसला नहीं ले सकता था। अब फैसला लेता है डीएम। पैरा 19 को आप पढ़िए, देख लीजिए। ऐसा नहीं है भाई साहब। मेरे हर बोर्ड में कम से कम 2 हिंदू। एक बात और, आप ये देश जो है समाजवादी है ना। आप हिंदू, मैं मुसलमान हूँ, रहा करे, लेकिन हम सब इस देश का खाते हैं, इस देश में रहते हैं। बराबरी का हम आपके मामले में नहीं दे सकते, लेकिन आप मेरे मामले में देखिएगा। ये कौन सा बराबरी भाई? अगर वक्फ बोर्ड में अगर गैर मुस्लिम रह सकते हैं, जो दूसरे धर्म के लोग संस्थाएं धार्मिक हैं, उनमें मुसलमानों को प्रतिनिधित्व रखिए, तब नहीं समझे बराबरी होगा। एक तरफा नहीं चलेगा। आप क्या कह रहे थे? नहीं, हम मोदी जी की गलती ये है कि कोई भी कानून लाने से पहले उन लोगों से बात नहीं करते जो आपने पहले कहा था। बस यही बड़ी ये सवाल तो उठता है कि आप अग्निवीर लाते पहले बात नहीं करते। आप खैर उसमें कितनी बात की बात करते हैं कि आपको कपड़ा पहना, आप मुझसे पूछ तो लीजिए कि मुझे कैसा कपड़ा पसंद है, मुझे कैसा खाना पसंद है। आप मुझे पूछ तो लीजिए। अपने मन से खाना बना के रख देते हैं जो मुझे पसंद नहीं है। ये भी तो कह सके। अरे एक बात, वो ये भी तो कहा जा सकता है कि यार नंगे हो, जो दे रहे हैं वो पहनो कि अब पसंद चाहने लगी। पहले बदन तो ढक लो, बाद में पतलून और कुर्ता पहन। मालूम पड़ा है कि वो जो दे रहे हैं वो हमारा खून ही चूस जाएगा। आप वो जो दे रहे हैं वो दुनिया में ऐसा कोई चूसने वाला कपड़ा है। अरे यार दुनिया में कोई कपड़ा ऐसा बना जो खून चूस। मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, वो कपड़ा मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। एक मजाहिया बात, आजकल जब से मैं बिहार में आया हूँ तब से मुझे रफीक सदानी बहुत याद आते हैं। वो इसलिए भी याद आते हैं कि ये जो कामरा का अभी एक वीडियो जो कॉमेडी वाला था, उस पर जब बवाल बहुत ज्यादा हो गया तो मैं अपने छात्र जीवन में रफीक सदानी को बहुत सुनता था और वो नेताओं के बारे में ऐसी ऐसी बात कहते थे। तो मैं एक दिन सोच रहा था कि कामरा का अगर एक स्टैंजा पर अगर स्टूडियो तोड़ा जा सकता है, तो अगर रफीक सदानी जिंदा होते तो न जाने उन्होंने किन किन नेताओं के बारे में, शेखर सुमन, तमाम लोगों ने नेताओं के बारे में नाम लेकर, इसमें तो नाम भी नहीं लिया गया था, थाने का रिक्शे वाला कहा था, उसमें तो नाम लेकर के अटल बिहारी, आडवाणी, ममता, जया का, रफीक सदानी के बहुत सारे यूट्यूब पे आप देखिएगा। उन्हीं का उनकी एक लाइन है जो इन्होंने खून की बात की, उसमें उन्होंने लिखा है कि आजादी से पहले सुभाष बाबू कहत रहे, तुम हमका खून दो हम तुमका आजादी दी है। आज के नेता कहते हैं तुम हमका वोट दो, खुनवा तो हम ले ही ले। आप बताओ जी, पूछा जाए। यही जो मैं चर्चा कर रहा हूँ बिल्कुल आम मुसलमानों से, मैं तो स्टेज की तरफ गया भी नहीं। मैं सड़क पे ही रहता हूँ, तो सड़क पे जो लोग रहते हैं उनसे चर्चा करता हूँ। मैं यहाँ आने से पहले कुछ पत्रकारों ने मुझसे कहा कि वहाँ आप जो जाओगे तो वहाँ एक मिनट, वहाँ उन्होंने मुझसे कहा कि आप वहाँ जब जाओगे तो वो जो जलसे में आए लोग हैं विरोध प्रदर्शन में, वो उसमें आम लोग बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि हमारे जो यहाँ सरबराह आए हैं, सरबराह जो हमारे आए हैं उनसे आप बात कीजिए, हम बात नहीं करेंगे। मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि आदमी इतनी दूर दूर से चल के आया हो और उससे कानून के बारे में, जिसके धरना विरोध के बारे में आया हो, तो लोग बात न करें। इसलिए मैंने जानबूझ के बिल्कुल आम लोग, आप जैसे लोगों से बात करना मुनासिब समझा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड बिल की बारीकियों को आप समझते हैं या ये मुस्लिम संगठनों के विरोध करने की वजह से विरोध कर रहे हैं, और सरकार जो बातें चिल्ला चिल्ला के कह रही है आप उसको बिल्कुल कान देना नहीं चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और कम से कम इन लोगों से आपने लिया, इसके लिए शुक्रिया। और रहा सवाल, आपका सवाल है कि जो मुस्लिम संगठनों ने जो आवाज़ उठाई वक्फ के मुतालिक, उसको सुन के चले आए या कुछ समझ भी रखते। मौक़िफ़ तो मैंने आपका यही है कि भाई हमारा शरिया का हो गया, ये इदारा शरिया या
मौलाना असद मदनी साहब के आह्वान पे आ जाना है, हम लोग आ गए, है ना। ऐसा नहीं है। जो थोड़ी बहुत समझ मैं रखता हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं, मेरे अकाबिरीन उलमा इकराम बहुत बड़ी समझ रखते हैं, बोलिए। मैं छोटी बहुत जो समझ रखता हूँ उसके मुताबिक मुझे यही है कि कोई जो वक्फ की जमीन है, औकाफ की जमीन है, ये एक इनडायरेक्ट हमला है। उसको बड़े पैमाने पर एक साजिश के तहत मुसलमानों के उनको हुकूक से वंचित करना है, छीनना है, बेदखल करने के एक बड़ा प्री प्लान है। और माशाअल्लाह सलाहियत है उन लोगों के पास, बड़े बड़े दिमाग वाले, ब्रेन वाले लोग हैं उन लोगों के पास। तो वो प्लान बना रहे हैं एक के बाद। मैं तो मुत्तफिक हूँ आपकी बातों से, मैं सुन रहा था, मैं तमाम बातें, आपने कृषि कानून के मुतालिक बातें ना के रखी कि एकाएक बना दिया गया, लेकिन पूछा नहीं गया कि ये सरकार चौंकाने वाली है ना। बिल्कुल चौंकाने वाली आदमी सोया रहता है तब तक कानून ले आते हैं, चौक के उठ के बैठ जाइए, क्या आ गया अग्निवीर आ गया। लेकिन बात यह है कि चौंकाते भी ऐसा है कि किसान ऐसे घर छोड़ के भाग गए जैसे लगा उनकी जमीन तुरंत की तुरंत ले ली जाएगी। ऐसा देखिए, ऐसा है। एक बात इस मामले में भी आपको दाद देनी पड़ेगी एनडीए सरकार की, मोदी सरकार की, इस मामले में कि ऐसे ऐसे मुद्दों को उन्होंने छुआ है जिसको आजादी के बाद किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की। एक तो कृषि कानून, भाई देश आजाद हुए इतने साल हो गए, किसानों के बारे में लोग ये तो कहते हैं लागत का पैसा नहीं मिल रहा, तो ये नहीं मिल रहा, जमीन जिसके पास है उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, खेत तो उसके पास 50 बीघा पड़ा है, बोने के लिए, सिंचाई के लिए, खाद के लिए, हल चलाने के लिए, ट्रैक्टर के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है। जमीन पड़ी हुई है, 10-15 बीघे में वो खेत कर रहा है, 35 बीघे उसने बटैया पे दे रखा है। दिया कि नहीं, है कि नहीं। किसानों के लिए भी तो एक नए कानून की जरूरत थी, लेकिन वो आया बिना बातचीत के। उससे एक माहौल ये बन गया कि अरे तो सब कुछ तो ले ही लिया बड़े उद्योगपतियों ने, बस इसी पे निगाह लगी थी, लग रहा है किसानों की जमीन ले लेंगे। और उसके बाद ये आंदोलन हुआ, नतीजा ये हुआ कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि ये कृषि कानून किसान विरोधी है। ठीक है, इसी तरह मैं कह रहा हूं, वक्फ बोर्ड को कोई टच नहीं किया, जो किया उसको और कोशिश की कि मुसलमान जिससे खुश हो जाए वैसा ही रास्ता बनाया जाए। मुसलमान भले नहीं, मुस्लिम संगठन और वक्फ बोर्ड जैसा चाहे। देश के आम मुसलमानों की 25-30 करोड़ 40 करोड़ मुसलमानों की बेहतरी के लिए 9,40,000 एकड़ जमीन का अगर बेहतर रख रखाव हो तो मुसलमानों की बेहतरी नहीं होगी क्या? ऐसा भी तो सोचना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन ये राजू सर से मशवरा लिया जाएगा कि सऊद आलम से पूछा जाएगा कि मैं ये प्लान ला रहा हूं। बहुत अच्छा आपने कहा, बहुत अच्छी बात कहा कि किसानों का सवाल है, किसानों को लगा कि मेरी जमीन ले ली जाएगी, वाह ववेला में। ऐसा कुछ नहीं था। आजादी के बाद वो एक ऐसी सरकार आई एनडीए की, क्योंकि 56 इंच के सीने की आज तक सरकार नहीं आई थी, तो बहादुर सरकार है, बहादुर फैसला लेती है। हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं ऐसी सरकारों को, जो उन लोगों का सिर्फ खास तौर से ऐसे मुद्दे को टच करना है जिसको किसी सरकार ने किया और मैं बहुत बड़ा हो जाऊं, लेकिन बैक होना पड़ रहा है। ये सवाल जो है हमारे वजूद का सवाल है सर, हमारी बका का सवाल है, हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। हमें दफनाने की इजाजत एक डीएम से लेनी पड़ेगी। हमारा हुक्मरान, आप कहते हैं बेहतरी के सच्चर कमेटी को सच्चर साहब ने लाके दे दिया हमें। अच्छा, किसको अच्छा नहीं लगेगा कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी इमलाक को एक जगह उसको अच्छे तरतीब तरीके से किया जाए, अनादार, मुफलिस, बेवा, लाचार लोगों के मदद के लिए उस इमलाक की प्रॉपर्टी से, भाड़े से, किराए से या वटेवर जो भी हो, उससे उनको फायदा पहुंचे। कौन अहमक मुसलमान उसका विरोध करेगा? लेकिन ये दिखाया ना, हाथी के दांत कुछ और है और दिखाने का कुछ है। महोदय, मैं सैल्यूट करता हूं आपका, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मुझे नरेंद्र मोदी से और मिस्टर योगी से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है तो सूबे बिहार के वजीर आला इज्जत माब जनाब नीतीश कुमार साहब से है, जो कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत वक्तों में उन्हें साथ क्या मानते हैं कि नीतीश कुमार को ये सब करके आप लोग घेर में ले लेंगे? वक्त बताएगा। और ये चुनाव और ये खास करके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर ही आप लोग ज्यादा, एक यहाँ कर रहे हैं, एक विजयवाड़ा में कर रहे हैं। तो देखिए, बिहार की बात कीजिए, बिहार में तो वक्त ही बताएगा ना, वक्त तो आने वाला है।